नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज देखेंगे आप बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 1 वॉल्यूम 4। अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, इससे पहले फर्टिलाइजेशन। तो नर व मादा युग्मकों के संलयन व परिणामतः द्विगुणित युग्मनज युग्मनज का जो निर्माण युग्मक संलयन युग्मनज का जो निर्माण होता है युग्मनज का निर्माण युग्मक संलयन या सिनगैमी कहलाता है। दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक एक करके हम डिटेल में सबको पढ़ते चलेंगे। चलो ठीक है। सबसे पहले आते हैं अपन किस पर आते हैं? बाहरी निषेचन पर। तो बाह्य निषेचन में क्या हैगा? ये निषेचन कैसा होता है? बाह्य माध्यम यानी कि यह जलीय माध्यम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जलीय माध्यम में निषेचन पाया जाता है। सबसे पहले देखेंगे अपन बाह्य निषेचन में क्या आएगा। ये देखो, बाहरी निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाहर, यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। कैसे देखेंगे? दो कॉलम बनाए, दो कॉलम बन गए, एक एक्स हो गया, एक इन हो गया। अब एक्स मतलब होता है बाहर और इन मतलब अंदर। इन ये इकोलॉजी में भी बहुत काम में आएगा। ठीक है, एक्स2 एंड इन2 में ये एक्स2 मतलब बाहर वाला, इन2 मतलब अंदर वाला। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। एक्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, यानी बाहर मतलब शरीर के बाहर, इन मतलब शरीर के अंदर। तो ये एक्स मतलब और इन मतलब ये होता है। एक्स मतलब बाहर, शरीर के बाहर, इन मतलब शरीर के अंदर। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो देखिए, अब इसमें क्या आएगा? वह यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जीव शरीर के बाहर चलीय नहीं होता, ये जलीय होता है। किसमें? जलीय माध्यम में होने वाला जो निषेचन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जैसे मेंढक में, मछली में, इनमें क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। मेंढक, मछली हो गया, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। कौन सा फर्टिलाइजेशन पाया जाता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इसमें मेंढक में हो गया, मछली में हो गया, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, आगे देखेंगे। अब इससे कुछ हानियाँ भी हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। तो पहली हानियाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की हानियाँ, तो इस प्रकार के निषेचन में युग्मक हैगा, ये आँखें नहीं हैं, युग्मक की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता। इसमें जो युग्मक होता है वो सुरक्षित नहीं माना जाता, नहीं होता। निषेचन भी संयोगिक या बाई चांस होता है। इसमें निषेचन भी कैसा होता है? संयोगिक होता है या फिर बाई चांस होता है। जिसकी सुनिश्चितता नहीं होती कि वो निषेचन होगा भी या फिर नहीं होगा। अनेक युग्मक प्रतिकूल परिस्थितियाँ जैसे उच्च ताप, दाब, पीएच से भी प्रभावित हो जाते हैं, या फिर मान लो उच्च दाब पर वो नष्ट हो जाते हैं, या उच्च पीएच पर वो सहन नहीं कर पाते हैं, तो उससे उनको हानि पहुंचती है। ठीक है, उससे क्या होता है? उनको हानि पहुंचती है। तो अनेक युग्मकों में पक्षियों का भी से अनेक जो युग्मक होते हैं, युग नहीं हैगा, ये युग्मक हैगा। ये भी क्या हैगा? युग्मक। अनेक युग्मक पर पक्षियों का शिकार बन जाते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में भ्रूण व वयस्क की उत्तरजीविता अत्यधिक जोखिमपूर्ण होती है। क्या होती है? उनकी उत्तरजीविता अत्यधिक जोखिमपूर्ण होती है। अत्यधिक जोखिमपूर्ण होती है मतलब कि वह जल्द ही नष्ट हो जाते हैं, या वो प्रपक्षियों द्वारा खा लिए जाते हैं, या फिर किसी और कारण बस, या फिर जल की धारा द्वारा बह कर चले जाते हैं। इस कारण से वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। तो आगे अब आ रहा है आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हमने बोला
इंटरनल मतलब होता है, एक्स इन मतलब होता है अंदर, तो ये शरीर के अंदर होता है। जीव के शरीर के अंदर संपन्न होने वाला युग्मक संलयन, जीव के शरीर के अंदर संपन्न होने वाला युग्मक संलयन, जीव के शरीर के अंदर संपन्न होने वाला युग्मक संलयन आंतरिक निषेचन कहलाता है। यह सुरक्षित माना जाता है क्योंकि यह शरीर के अंदर होता है। जैसे कि मनुष्य में और सभी स्तनधारी सरीसृपों में, स्तनधारी हो गए सरीसृपों में अतिरिक्त अनेक कवकों व अधिकतर पादपों जैसे ब्रायोफाइटा, टेरोडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में भी आंतरिक निषेचन होता है, अर्थ है कि शरीर के अंदर होता है। अब इसमें देखिए, इसमें है ब्रायोफाइटा और टेरोडोफाइटा, इनमें जल की आवश्यकता होती है, मतलब ये है अपने बाह्य निषेचन के समान ही होते हैं। इसमें देखेंगे आप, इसको हम पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप जगत का, पादप जगत का उभयचर, पादप जगत कैसे क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं, ब्रायोफाइटा को या ब्रायोफाइट को। चलिए अब आ जाते हैं कि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में अचल होते हैं, जो होते हैं वो मादा युग्मक होते हैं। अचल क्या होते हैं? मादा युग्मक होते हैं, ये तो हम भी जानते हैं। नॉन मोटेल होते हैं, वो क्या होते हैं? वो मादा युग्मक ही होते हैं। अब आ जाता है, और उसमें चलनशील क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं, और जो अचल मादा युग्मक होते हैं वो मादा के शरीर के अंदर ही होते हैं और वहीं पर स्थित रहते हैं और वहीं पर निषेचित भी होते हैं। तो इन इस प्रकार के जीवों में मादाओं के शरीर में भली भांति सुरक्षित अब आता है, तथा इस तक पहुँचने की जो जिम्मेदारी होती है वो नर युग्मक की होती है। निषेचन की सफलता हेतु इन जीवों में बहुत बड़ी संख्या में नर युग्मकों का निर्माण किया जाता है। तो इसमें मादा युग्मक तो जो होना है वो एक ही होगा, यानी इसमें एग तो एक ही होगा, लेकिन इसमें जो नर युग्मक होंगे इन्हें मान सकते हैं आप शुक्राणु, ये संख्या में बहुत अधिक होती हैं। स्पर्म ये संख्या में बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन 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 इनमें से सिर्फ एक ही जो होता है वो इसे निषेचित करता है ना। एक ही होता है वो इसे क्या करता है? निषेचित करता है। इसकी सुरक्षा के लिए अनेक नर युग्मकों का निर्माण किया जाता है कि निषेचन सफलतापूर्वक हो सके। अब इसमें आता है अनिषेक जनन पार्थियोजेनेसिस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसको याद रखना जरूरी होता है पार्थियोजेनेसिस को। अब इसको, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। इसमें आगा कुछ जीवों में अंड कोशिका बिना निषेचन के ही, मतलब बिना निषेचन यानी कि बिना नर कोशिकाओं को निषेचित हुए ही युग्मनज तथा नर नए जीवों के रूप में विकसित हो जाती है। बिना निषेचन के केवल अंड कोशिका से जीव का बनना ही अनिषेक जनन कहलाता है ना। क्या होता है इसमें? कुछ जीवों में जो अंड कोशिका होती है बिना नर युग्मक के निषेचित हुए ही वह एक नए जीव का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार के निषेचन को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के निषेचन को हम अनिषेक जनन कहते हैं, पार्थियोजेनेसिस कहते हैं, पार्थियोजेनेसिस कहते हैं। जैसे मधुमक्खी में होता है, क्या होता है? इनमें कोई नर युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, बिना ही नर युग्मक के ये नई मधुमक्खी का निर्माण कर देती हैं। तो इस जो निषेचन होता है इस प्रकार का, उसको हम पार्थियोजेनेसिस कहते हैं। ये होता है रोटीफर्स में होता है, मधुमक्खी में होता है, टर्की पक्षियों में होता है। टर्की पक्षी मतलब पक्षी में होता है ये निषेचन। अब अपन देख सकते हैं अगला स्लाइड। अब आ जाता है निषेचन पश्च घटनाएं, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन जाइगोट। तो जाइगोट क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। तो क्या होता है? लैंगिक जनन प्रदर्शित करने वाले सभी जीवों में निषेचन के पश्चात द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है, मतलब नर प्लस मादा जो युग्मक होते हैं, मतलब नर और मादा युग्मकों का जो मिलना, नर और मादा युग्मकों का क्या होता है? मिलना, मिलकर जो भी कोशिका बनाते हैं, मतलब नर व मादा युग्मक, ये हुआ
और ये हुआ, ये मिलकर एक नई कोशिका ये बनाते हैं। ये दोनों कोशिकाएं मिलकर एक नई कोशिका इन्होंने बनाई। ये इसमें इस तरफ का हो गया, ये एक युग्मक, इस तरफ का हो गया दूसरा युग्मक। अब एक ये नई कोशिका बनाते हैं, इस कोशिका को ही हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। जाइगोट कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, जाइगोट कहते हैं, इसे कहते हैं हम जाइगोट, यानी कि युग्मनज। युग्मनज या जाइगोट से ही हम जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। अब आ जाता है अपना, क्या जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या हैगा, एम्ब्रियोजेनेसिस में ये हैगा, जिसे भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें जो जाइगोट होता है, जाइगोट यानी वह प्रक्रिया जिसमें जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है। जाइगोट आगे चलकर, युग्मनज आगे चलकर भ्रूण बनाता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। जाइगोट से भ्रूण की विकास की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव कहेंगे, क्या कहेंगे उसे हम, भ्रूणोद्भव कहेंगे, उसे हम कहेंगे भ्रूणोद्भव। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें ये पहला आ जाता है अपना, वो आता है ओविपरियस एनिमल, यानी कि इसका मतलब जो है वो ये है कि ये अंड प्रजक माने जाते हैं। अंड प्रजक होते ही हैं, प्रजक मानते हैं, जा जा अंड प्रजक होते हैं। ठीक है, ये कैसे होती हैं, अंड प्रजक होते हैं। तो निषेचित या अनिषेचित अंडे देने वाले अंड प्रजक कहलाते हैं। अनिश्चित अंडे देने वाले होती है मेंढक और मछली। इनका होता है ये अनिषेचित अंडा देता है जो जलीय माध्यम में निर्मोचित करते हैं, और वहीं पर शुक्राणु एक नया एक जीव आकर, मतलब नर आकर शुक्राणु मोचित कर देता है, जिससे निषेचित हो जाता है ना। ये आगे पढ़ चुके हैं हम बाह्य निषेचन में, इन्हीं में होता है बाह्य निषेचन। चलिए अब आगे देखेंगे तो क्या देखते हैं कि अब निषेचित अंडे कौन देता है, पक्षी देती हैं। जैसे शुतुरमुर्ग हो गया, इसमें सरीसृप में देखिए अब क्या आता है, छिपकली आती है। छिपकली भी निषेचित अंडे ही देती है। और पक्षियों में कैल्शियम कार्बोनेट जो बाहरी आवरण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वाले कवच वाले निषेचित अंडे देते हैं। अब इसमें एक अपवाद है, वो है अपना चमगादड़। ये पक्षी होने के बावजूद भी, पक्षी होने के बावजूद भी यह जंतु प्रजक माना जाता है, सजीव प्रजक माना जाता है। ये शिशु को जन्म देता है, चमगादड़। ठीक है, अब आगे चलें तो आते हैं। अच्छा, ये हम मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, ये अंग्रेज़ी में आ गया है पूरा। चलो कोई नहीं, हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। चलो ठीक है, अब बताए विवियोपरियस एनिमल में इन्हें बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इन्हें बोलेंगे हम सी, ओ माय गॉड, शिशु प्रजक। क्या होते हैं ये, शिशु प्रजक होते हैं। शिशु को जन्म देने वाले जंतु सजीव प्रजक कहलाते हैं। ये गलत लिखा है, ये भी सजीव प्रजक क्या कहलाते हैं, वो सजीव प्रजक कहलाते हैं। अब आप इसे लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, शिशु को जन्म देने वाले जंतु सजीव प्रजक
कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, घोड़ा, हाथी, भेड़, गाय, गधा और भी आते हैं इसमें। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, वो है प्लेटिपस। ये पक्षी नहीं है, ये भी जंतु ही है, लेकिन ये है अंडप्रजक। क्या हैगा ये जो हैगा वो ये हैगा जो अंडप्रजक है। जंतु होने के बावजूद भी, पक्षी ना होने के बावजूद भी जो एनिमल में आता है, लेकिन फिर भी ये अंडप्रजक है। क्या है? अंडे देता है, वो है प्लेटिपस। ये इसका अपवाद होता है। इसको आप ले सकते हैं किसमें? इसको आप इसमें ले सकते हैं, प्लेटिपस इसमें आएगा। किसमें आएगा? प्लेटिपस इसमें, यानी अंडप्रजक होता है प्लेटिपस। ठीक है, अब आ जाते हैं और इसमें आ जाते हैं अपन, किसको ले सकते हैं? चमगादड़। ओ माय गॉड, चमगादड़ जो होता है अपना, वो होता है क्या? प्रजक। ये होता है शिशु प्रजक। ये पक्षी होने के बावजूद भी ये शिशु प्रजक होता है। ये इसका अपवाद होते हैं। चलिए अब अपन चलेंगे आगे। तब इसमें काकरोच का वर्णन दिया गया है। इसको सिर्फ आपको देखना है, जो PDF में नोट्स मिलेंगे वहीं से आपको सही से इसको देख लेना है। टेलीग्राम पे जाइए और इसको देखिए। ठीक है, अब ये आता है, इसको भी, इसमें क्या है वैसे देखते बात करते हैं इस पर थोड़ी सी। युग्मकों का युग्मन, यहाँ पर 2 युग्मक हैं। ये हो गया अपना स्पर्म, ये हो गया अपना एग हो गया। क्या हो गया? एग हो गया। क्या हो गया? ये एग हो गया। ये हो गया अपना, चलिए ये एग हो गया, और ये क्या था अपना? स्पर्म था। ये है स्पर्म, स्पर्म हैगा, ये एग हैगा। इनके जो युग्मन हो रहा है वो ये है युग्मकों का युग्मन। अब इनके जो युग्मन के बाद, जैसे कि अभी हमने आगे बताया, युग्मन के बाद जो एक नई कोशिका बनी, इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया अपना युग्मनज, यानी कि क्या हो गया? ये हो गया हमारा जाइगोट। ये क्या हो गया? जाइगोट हो गया। अब जाइगोट तो आगे पढ़ी हमने भ्रूण प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है? जाइगोट आगे चलकर या विकसित होकर बनता है अपना एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनाता है ना? क्या बनाता है? भ्रूण। तो अब आगे देखेंगे अपन इसको। इसमें क्या हैगा? देखिए, मधुचक्र या फिर ऋतुस्राव चक्र बोल सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन ओस्ट्रोस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं डिफरेंस में। तो ये होता है मधुचक्र, ये होता है ऋतुस्राव चक्र। तो सबसे पहले अपन को देखना है, वो देखना है अपन को क्या? मधुचक्र। क्या देखना है? मधुचक्र देखना है और ऋतुस्राव चक्र। तो अधिकांश, मतलब ये तो अपन ऐसे लगा सकते हैं, ये नॉन प्राइमेट में होता है और ये प्राइमेट में होता है। ठीक है, नॉन प्राइमेट में कौन सा? मधुचक्र होगा। प्राइमेट्स में होगा वो ऋतुस्राव चक्र ही होगा। तो सबसे पहले देखेंगे मधुचक्र अधिकांश स्तनधारियों में पाया जाता है, केवल प्राइमेट्स में पाया जाता है। बोला ना, ये सिर्फ प्राइमेट्स में होगा। ये
अब आता है मासिक स्राव नहीं होता है इसमें मासिक स्राव होता है जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के 14वें दिन। कौन से दिन होता है वो? कौन से दिन होता है वो होता है अपना 14वें दिन। 14वें दिन पर वो होता है। 14वें दिन पर होता है, ठीक है। वो 14वें दिन पर होता है और एंडोमेट्रियम पुनः अवशोषित हो जाती है। जो एंडोमेट्रियम को होती है वो इसमें क्या होती है, पुनः अवशोषित हो जाती है। इसमें विघटित होकर जो मासिक स्राव होता है उसी के साथ रक्त के साथ उसमें बाहर निकल जाती है एंडोमेट्रियम। और लैंगिक संपर्क केवल मध्य या हीट की अवधि में ही होता है। इसमें वर्ष भर कहीं भी हो सकता है, वर्ष में किसी भी समय इसमें संसर्ग हो सकता है, ठीक है। ये इनके अंतर होगा। ये भी IMP हैगा। इसकी कभी कभी इसकी परिभाषा भी आ जाती है, यानी मध्य चक्र। और ये अपने ऐसा जाता है कैसा कि निम्न का वर्णन कीजिए। एक तरफ आ गया, एक पहला आ गया मध्य चक्र और दूसरे में आ गया क्या आ गया, ऋतुस्राव चक्र, है ना। ऐसा हो जाता है। अब आगे अपन देखेंगे तो आता है कि मनुष्य, यहाँ पर कि मनुष्य, कपी, बंदर, लंगूर, ये क्या होते हैं? ये प्राइमेट्स होते हैं। आदि सभी स्तनधारी वर्ग गण प्राइमेट्स में आते हैं, ये सदस्य होते हैं, इन्हें प्राइमेट्स कहा जाता है। इनमें कौन सा होता है? ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। प्राइमेट्स में क्या पाया जाता है? ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। नॉन प्राइमेट्स में नहीं पाया जाता है। ये हम तभी से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखेंगे गाय में मध्यकाल यानी हीट पीरियड्स जो होता है लगभग 18 घंटे का होता है। इस घंटे इतने घंटे का इसमें क्या होता है? हीट पीरियड्स होता है। वो होता है किसमें? गाय में। अब अपन आते हैं कि कुत्ते में वर्ष में 2 माह चक्र होते हैं। चूहे, गिनी पिग, पॉलीएस्ट्रम होते हैं तथा वर्ष में अनेक बार प्रजनन भी कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? अनेक बार वर्ष में प्रजनन कर सकते हैं। कुत्ते भी होते हैं ये वर्ष में जो अनेक बार प्रजनन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आखिरी में यही कहेंगे, थैंक यू। और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें हमारा।